हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज यानी इरेथ्रोपोइसिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटन एग्जाम में एज वेल एज वाइवा एग्जाम में। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट इज हीमोपोइसिस, व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इरेथ्रोपोइसिस। वी विल सी व्हाट आर दीज मीन्स। हीमोपोइसिस से पहले समझना पड़ेगा। हीमो मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। दिस इज नेसेसरी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स विच आर डिस्ट्रॉयड कंटिन्यूसली इन द बॉडी। हीमोपोइसिस जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे अंदर हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं और उनको नंबर्स को बैलेंस करने के लिए हीमोपोइसिस इज मस्ट। The rate of destruction of WBCs is higher, so their production rate is also higher than the RBCs. RBCs का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज का होता है एंड WBCs यानी उनमें 7 डेज। तो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज हायर, इसलिए रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई। नॉर्मल सी बात है। इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन ब्लड सेल्स आर द प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. More especially, it can be said that the site of hemopoiesis is the bone marrow. Site of hemopoiesis. सबसे पहले अगर बात करें कि हीमोपोइसिस पहले स्टार्ट कहाँ पे होती है, क्योंकि बोन तो पहले बनी नहीं होती है। सो बोन बनने से पहले कहाँ पे स्टार्ट होती है? दैट इज हीमोपोइसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी बच्चा अभी यूट्रस में है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का जो थर्ड वीक होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हीमोपोइसिस। इनिशियली इट अकर्स इन द एरिया वेस्कुलोसा। वेसल्स ने मतलब योग सैक का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया वेस्कुलोसा। स्टेम सेल्स फॉर हीमोपोइसिस आर डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। एम्ब्रियोलॉजी की बात है तो मीजोडर्म की जो लेयर है वहाँ से स्टेम सेल्स फॉर हीमोपोइसिस निकलती हैं। कहाँ पे रहती हैं? इन द एरिया वेस्कुलोसा। नाम से क्लियर हो रहा है कि वेसल्स बनाएंगी, ब्लड में काम करेंगी, तो इसीलिए नाम इसका शायद रखा भी गया होगा एरिया वेस्कुलोसा। द स्टेम सेल्स देन माइग्रेट। जब थर्ड वीक के बाद कुछ ब्लड सेल्स बन रही थी उसके बाद द स्टेम सेल्स देन माइग्रेट टू लिवर एंड स्प्लीन बाय द थर्ड मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ध्यान दीजिए कि थर्ड मंथ आते आते सारा जो स्टेम सेल्स हैं फॉर हीमोपोइसिस वो कहाँ जा रही है? अब लिवर एंड स्प्लीन में। यानी अब जो हीमोपोइसिस काम करेगा वो कौन करेगा? लिवर एंड स्प्लीन। सो हीमोपोइसिस इन दीज ऑर्गन्स कंटिन्यू अप टू द 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी थर्ड मंथ टू 5th मंथ तक। अब कहाँ पे चलती रही ब्लड? जो ब्लड बनने की बात हो रही है, जो आरबीसीज बन रही है वो कहाँ बन रही है? वो बन रही है लिवर एंड स्प्लीन में। एंड देन ग्रेजुअली डिक्लाइंस। 5th मंथ के बाद वो धीरे धीरे वहां से हटना शुरू करता है और कहाँ जाता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फ्रॉम द 5th मंथ ऑनवर्ड्स हीमोपोइसिस ग्रेजुअली शिफ्ट टू द बोन मैरो। द आफ्टर बर्थ हीमोपोइसिस इज द फंक्शन ऑफ द बोन मैरो ओनली, यानी अब लिवर और स्प्लीन और सब अपना काम खत्म कर चुका है और मेनली कहाँ पे बन रहा है? बोन मैरो में। दैट इज कॉल्ड मेडुलरी हीमोपोइसिस। माइंड इट। एक बात और समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द बोन मैरो फेल्स हीमोपोइसिस मे स्विच ओवर टू लिवर एंड स्प्लीन, यानी कभी कभी किसी पर्सन का बोन मैरो जब डैमेज हो जाता है, इन दैट केसेस हीमोपोइसिस विल स्टार्ट अगेन। दैट मीन्स स्विच ओवर टू द लिवर एंड स्प्लीन। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। यहाँ पे टर्म दिया गया है। ये बोन मैरो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, जैसे बोन मैरो में कैसे रेड बोन मैरो एंड देन हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट इज HSCs, जहाँ से हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स से आरबीसी बन सकती हैं, WBC बन सकती हैं एंड प्लेटलेट्स जो ब्लड सेल्स हैं। बोन मैरो थोड़ा जान लेते हैं। बोन मैरो इज द हाईली वेस्कुलर टिश्यू फाउंड इन द मेडुलरी कैविटीज ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड इन द ट्रेबिकुलर स्पेसेस ऑफ स्पंजी बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन्स आर बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड नाम से लग रहा है एक्टिव है एंड येलो काइंड ऑफ इनएक्टिव हो चुका है। विद एडवांसमेंट ऑफ एज मैनी प्लेसेस द रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय द इनएक्टिव येलो मैरो।
एंड अल्टीमेटली इन एडल्ट लाइफ, जब एकदम एडल्ट लाइफ में जा रहे होते हैं तो जो हमारा सारा का सारा रेड बोन मैरो तो वह धीरे 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 करके मैक्सिमम जगह पे येलो बोन मैरो हो चुका होता है, काइंड ऑफ इनएक्टिव हो चुका होता है। बचता कहाँ पे है, यानी आफ्टर 20 ईयर्स द रेड बोन मैरो इज फाउंड ओनली इन द क्रेनियल बोन्स, द वर्टिब्री, द pelvic बोन्स, रिब्स, sternum and in upper ends of femur and humerus. This is called adult pattern of bone marrow distribution. RBM यानी red bone marrow composed of large number of blood cells called sinusoids. Sinusoids छोटी छोटी जो blood tiny vessels होती हैं उनको बोलते हैं sinusoids. क्यों sinusoids वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे blood बनना है, RBCs बननी है, WBCs बननी है, इसलिए वहाँ पे sinusoids ज़्यादा रहती हैं. The yellow marrow contains less blood vessels and are mostly filled with the fatty tissues, also known as white marrow. ठीक है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं और वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है. कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो येलो बोन मैरो ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू रेड बोन मैरो वेन एवर देयर इज एन इमरजेंसी नीड्स. ये थोड़ा सा बोन मैरो और बोन मैरो का पिक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, साइनोसॉइड्स दिख रहा है, ठीक है, स्पंजी बोन का अपर एंड दिया गया है, एंड येलो मैरो भी दिख रहा है. यू कैन सी इन द येलो मैरो द डाउन येलो मैरो इज देयर, एंड फ्रॉम दैट आरबीएम ऑल द ब्लड वेसल्स आर प्रोड्यूस्ड. एक हम टर्म जानना चाहेंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? टू स्टडी हीमोपोइसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस लाइक काला आजार, अनीमिया, ल्यूकीमिया एटसेट्रा. बोन मैरो इज कलेक्टेड बाय स्टर्नल पंक्चर. स्टर्नम में पंक्चर करके वहां से बोन मैरो कलेक्शन किया जाता है, एंड टीबियल पंक्चर इन चिल्ड्रन, बच्चों में टीबिया में पंक्चर किया जाता है. एक टर्म है बोन मैरो रिप्लेसमेंट, यानी ट्रांसप्लांट जब करते हैं, यानी कभी कोई किसी पर्सन का बोन मैरो जब डैमेज हो जाता है, जब खराब हो जाता है ड्यू टू बीमारी, ड्यू टू डिजीज हो जाता है, इन दैट केसेस देयर इज अ नीड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तब वहां पे क्या होता है, वी विल डू द HLA टाइपिंग और HLA मैचिंग, एंटीजन हीमोल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग करते हैं, जो कि हमारा हम लोग पढ़ेंगे अभी इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, दैट इज MSC1, MSC2 एंड HLA मैचिंग. टू अवॉइड, क्यों करते हैं? टू अवॉइड रिजेक्शन, क्योंकि किसी बाहर के आदमी का ब्लड बोन मैरो जो है लेके हम कहीं ट्रांसप्लांट करते हैं तो इट मे बी रिजेक्टेड एंड इट मे बी टेकन एज एन एंटीजन, तो उसके खिलाफ वो हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन ना कर दे, उसको ख़त्म ना कर दे, इसीलिए मैचिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है. तो इसलिए HLA मैचिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द रिजेक्शन. एंड डिफेक्टिव बोन मैरो डिस्ट्रॉय टोटली द नॉर्मल बोन मैरो फ्रॉम ए सूटेबल डोनर इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली. वहाँ पे धीरे धीरे उसको इंट्रावेनसली वहाँ पे डालते जाते हैं, और जब वो बोन मैरो वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल ब्लड सेल्स. सुनने में आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान है नहीं. अब आता है व्हाट आर द हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स. इतनी देर से हम लोग बोलते थे हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स आर फाउंड इन द फर्स्ट इन द योग सैक में था, फिर लिवर में आया, स्प्लीन में आया, देन अल्टीमेटली बोन मैरो में चला गया. सो व्हाट आर द हीमोपोइटिक? हीमो मीन्स ब्लड, पोइटिक मीन्स बनाने वाली, स्टेम मीन्स स्टेम सेल्स. में स्टेम सेल्स मतलब कि जो बहुत ही बेसिक सेल्स होती हैं जिनसे कोई भी सेल बन सकती है, उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स. और जहाँ पे ब्लड की बात कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं hemopoietic stem cells. So these are the cells from which different types of blood cells are produced. Types of stem cells: number 1 pluripotent stem cells, number 2 committed stem cells. Pluripotent means, pluri means many, potent means the potent to give generation to many kind of cells. That's why it is known as pluripotent stem cells. Yani that stem cells is very capable, it can give generation to any kind of cell. That's why it is known as pluri means many, है ना. And then committed stem cells, that means once the cell is becomes committed for a particular series, अगर न्यूट्रोफिल बनानी है तो या RBC बनानी है तो then the cells from the pluripotent after differentiation it becomes the committed stem cells. यानी एक बार जो मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपने की भी नहीं सुनता, है ना. तो जब वो committed stem cells बन जाती है तो वो पर्टिकुलर वो RBC ही बनाएगी, या न्यूट्रोफिल बनाना है तो न्यूट्रोफिल बनाएगी, लिम्फोसाइट बनाना है तो लिम्फोसाइट बनाएगी. सो दैट बिकम्स अ कमिटेड स्टेम सेल्स. सो pluripotent stem cells can give rise to many varieties of cells, but a committed stem cells can give rise to only one variety to which is committed. यहाँ पे एक थोड़ा सा दिखाया है
hemocytoblast, that is it is kind of multipotent stem cell है, capable of differentiating into multiple cells like red cells. It may be developed into white cells, it may develop into the platelets. यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया हुआ है जो शायद महापात्रा बुक से है. स्टेम सेल्स जो प्लूरिपोटेंट है, that becomes pluripotent, and committed stem cells, then again committed stem cells is giving mitosis to committed stem cells for the myeloid series and committed stem cell for the lymphoid series. जो lymphoid series है that will produce ultimately the lymphocytes. जो myeloid series है वो develop हो जाएगी किसमें? In the RBCs, in the granulocytes and monocytes and platelets. तो myeloid series का जो importance है वो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, because it is giving rise to RBCs as well as granulocytes. Granulocytes हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी ईस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोफिल्स हैं, तो वो हैं ग्रेनुलोसाइट्स. और ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है. और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वो ग्रेनुलोसाइट्स है, ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पे आ गया मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, तो इनको भी डेवलपमेंट करा रही है ये माइलॉइड सीरीज. यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो फ्रॉम द डिफरेंट pattern they are arising after differentiation. Ultimately the cell is becoming to the erythrocytes, one is becoming to the platelets. So this is depends upon the differentiation and further mitosis. ठीक है. अब एक टर्म आता है स्टेम सेल रिन्यूअल, यानी अब दिमाग में आ सकता है कि यार एक बार स्टेम सेल कन्वर्ट हुई तो हो सकता है ऐसा टाइम आए कि सारी स्टेम सेल्स खर्च हो जाएं एंड देयर इज नो स्टेम सेल टू प्रोड्यूस फर्दर न्यू सेल्स. So that's why the term arises stem cell renewal. Renew होती जाती है. कैसे होती है? To prevent exhaustion of all stem cells multiply to many stem cells through mitosis. Some of the daughter cell stem cells are diverted to produce blood cells, while others remain as stem cells. These stem cells behave again in the same way. The stem cell number is maintained and side by side blood cell production continues. This is known as stem cell renewal. यानी एक स्टेम सेल से दो सेल बनी, दो में से एक बन गई कमिटेड, एक बन गई स्टेम सेल. फिर कमिटेड से क्या हुआ? एक स्टेम सेल बनी, सॉरी माइटोसिस हुआ, अगेन द वन बिकम्स द स्टेम सेल्स एंड वन बिकम्स द कमिटेड स्टेम सेल्स. तो ऐसा ही एक तरीका है कि रिन्यू होते रहने का. ठीक है, तो छोटा सा डायग्राम यहाँ पे समझने में मुश्किल नहीं होगी. तो ये साइड बाय साइड यू कैन सी द रेड दिस स्टेम सेल, द सेल रिन्यूअल आफ्टर डिफरेंशिएशन, द सेल्स इज बिकमिंग टू द डिफरेंशिएटेड सेल्स. दैट मीन इट इज डेवलपिंग टू द RBC, WBC, whatever it is going to be, and from that one is going to that the stem cell side. छोटा सा ये मैंने डायग्राम बनाया था. सपोज दिस इज P, that is pluripotent stem cell, and it is giving rise to one C and one S, that is one stem cell and one is committed stem cells. ठीक है, तो एक स्टेम सेल वहाँ मिल गया हमें. आगे बढ़ा तो वही कमिटेड स्टेम सेल्स, अगेन माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो एक रिमेन स्टेम सेल एंड वन अगेन बिकम्स कमिटेड स्टेम सेल्स. तो दिस इज यू विल सी द सेल्स आर नॉट एग्जॉस्टेड, देयर इज अगेन एंड अगेन रिन्यूअल इज प्रोसेस इज गोइंग ऑन. जैसे कि जैसे हम लोग खेती भी करते हैं तो धान काटते हैं तो कुछ धान जो है वो बाजार में बेच दिया, कुछ धान को रख दिया एज अ सीड फॉर हार्वेस्टिंग इन द न्यू सीजन, है ना. अब बात करते हैं इराइथ्रोपोइसिस, यानी इराइथ्रो मीन्स रेड, यानी RBCs, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो इराइथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच इराइथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. दिस टेक्स प्लेस ओनली इन बोन मैरो. ठीक है. द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इराइथ्रोसाइट्स आर, नंबर 1 क्या होता है? पहले रहती है स्टेम सेल्स. अब तक हमें समझ में आ गया होगा. स्टेम सेल्स becomes, that is the pluripotent stem cell, that becomes the committed stem cells, then that becomes the progenitor cells, उसको बोलते हैं. ये एक developmental maturation differentiation process है. तो इसमें सबसे पहले pluripotent stem cell, then committed stem cells, one it becomes committed for a particular series. Then उसमें अगर आप जहाँ देखेंगे ध्यान से तो एक जो बेसिक सेल होती है वो उसमें सब कुछ रहता है, न्यूक्लियस रहता है, माइटोसिस चल रही होती है, एंड उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें एवरी सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. ठीक है, वो बेसिक सेल है. जब जैसे जैसे उसमें डिफरेंशिएशन होता जाता है तो उस पर्टिकुलर सीरीज का जो सेल में जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें
ज़्यादा होता जाएगा और व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वो वहाँ से निकलता जाएगा। दैट्स कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अगर उसको आरबीसी बनना है तो वहाँ से सेल पहले बहुत बड़ी रहेगी, बड़े से फिर वो छोटी और छोटी, ठीक है, छोटी होती जाएगी, न्यूक्लियस निकल जाएगा। जो सपोज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया निकल जाएगा, बाकी सब रेटिकुलम बन जाएगा, जाल बन जाएगा और एक पर्टिकुलर बाइकॉन्केव टाइप ऑफ सेल मिल जाएगी अल्टीमेटली लास्ट में। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। तो उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसी में से स्टेज से चल रहे हैं हम लोग। पहले स्टेम सेल, देन कम्युनिटी स्टेम सेल, देन प्रोजेनाइटर सेल, देन प्रो इराइथ्रोब्लास्ट या प्रो नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें फिर आ गया अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। लास्ट में क्या बन जाता है, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट मीन्स रेटिकुलम यानी नेटवर्क जैसा कुछ दिखता है उसमें, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेटिकुलोसाइट। एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द इरेथ्रोसाइट। तो ये जो पूरा सीरीज है याद रखिएगा, वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द इरेथ्रोपोइसिस तो यू हैव टू मेंशन दीज स्टेप्स। स्टेप्स में अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन है, दिस आई विल शो यू। फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट hemopoietic stem cell the cell is developing into pro-erythroblast. This is the committed stem cell, है ना। pro-erythroblast becomes the committed stem cells for the RBCs. pro-normoblast बन गया। अब इसमें क्या है, then it becomes the erythroblast यानी normoblast आ गया। normoblast में यहाँ पे नीचे स्टेज दिखाया हुआ है, it has hemoglobin synthesis and that's why it is divided into 3 stages, that is early, intermediate and लेट। तो वो विल डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड अल्टीमेटली यू विल सी दिस लूजेस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस जैसे ही बाहर निकलता है तो बन जाता है वो रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं है और वट एवर रिक्वायर्ड इज ओनली द हीमोग्लोबिन एंड सम अदर स्मॉल ऑर्गेनेलीज एंड अदर ऑर्गेनेलीज विल बिकम द रेटिकुलम। डिस्ट्रॉय होकर वो सिर्फ जाली जैसा रह जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेटिकुलोसाइट। एंड अल्टीमेटली द सेल विल मैच्योर इनटू द final stage, that is a mature RBC, that is called erythrocyte, यानी RBC बन चुकी है। तो this stage you just remember, I will discuss one by one. Number 1 क्या होता है, stem cell. These are the pluripotent stem cells, याद रखिएगा। उसके बाद क्या था, हमारा आया था committed stem cells. Then once the pluripotent stem cells becomes committed for a particular series, RBC बनानी है तो वो बन जाएगी committed stem cells, ठीक है। सो these cell give rise to progenitor cells. Progenitor cells क्या होती हैं, these are of 2 types. It may be a BFUE and CFUE, यानी burst forming unit of erythrocytes और colony forming units of erythrocytes, ठीक है। तो BFU बनता है फिर CFU बनता है। दिस इज एक जनरल नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, which give rise to only RBCs. BFU means burst forming erythrocyte series, CFU means colony forming unit of erythrocytes, which give rise to the blast cells, the pro-normoblast and normoblast. तो progenitor cells जो है यहाँ पे जो BFU और CFU की हैं, so they are giving generation to the pro-normoblast and then ultimately to the normoblast. अब बन गया हमारा, बन क्या गया मतलब वो धीरे धीरे जैसे 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 कन्वर्ट होता जा रहा है, जैसे उसमें से कुछ ऑर्गेनेलीज निकल रहे हैं, माइटोसिस चल रही है, आरएनए बन रहा है, तो वहाँ से क्या होता है, सेल में धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन आता जाता है। सो उस डिफ्रेंशिएटेड स्टेट को हमने बोल दिया कि नाउ इट इज नोन एज प्रो-नॉर्मोब्लास्ट, है ना, या प्रो-इराइथ्रोब्लास्ट। तो इसका साइज क्या हो गया, सेल्स आर ऑफ 15 to 20 माइक्रोन, न्यूक्लियस कंटेनिंग मैनी बेसोफिलिक न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म ऑल्सो बेसोफिलिक एंड माइटोसिस सीन, नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दिस स्टेट, ठीक है। इस स्टेज में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, अभी वो प्रो-नॉर्मोब्लास्ट है, अभी नॉर्मोब्लास्ट नहीं हुआ है, प्रो-नॉर्मोब्लास्ट है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है, माइटोसिस नहीं दिख रही है। देन दिस सेल इज नाउ बिकम्स, दिस प्रो-नॉर्मोब्लास्ट इज बिकमिंग टू द नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट में ऑलरेडी वी नो कि वी आर हैविंग 3 स्टेजेस, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। तो अर्ली में क्या है, थोड़ा सा पहले की बात है, जैसे इसका साइज भी 10 to 17 माइक्रोन, शो एक्टिव माइटोसिस, एक्टिव माइटोसिस चल रही, जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है, बड़ा बड़ा डिवीजन हो रहा है ना। इतनी ज़्यादा इसमें माइटोसिस है, इसका मतलब आरएनए मटेरियल ज़्यादा है और डिवीजन ज़्यादा हो रहा है ना।
Cells are smaller than the previous stage. Cytoplasm basophilic due to plenty of RNA. Hemoglobin appears at late part. एकदम लास्ट स्टेज में अपीयर होना शुरू होता है. तो हमें क्या पता लगा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है ड्यू टू प्लेंटी ऑफ आरएनए. अब जैसे ही ये सेल थोड़ा थोड़ा और इसमें हीमोग्लोबिन बनने लगा तो क्या बन जाएगी, इट बिकम्स द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट. क्यों, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है. हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने से क्या होगा, इट विल हैव द ईओसिन स्टेन ऑल्सो. ठीक है, ईओसिन स्टेन ले लेगी यानी इट बिकम्स द ईस्नोफिलिक, है ना. ईस्नोफिलिक स्टेन ले लेगी तो दैट्स वाई एक तो बेसिक स्टेन लिया और ईओसिन स्टेन लिया, तो दोनों क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इट इज टेकिंग बोथ द स्टेन्स इट विल नोन एज पॉलीक्रोमैटोफिलिक, यानी इट इज टेकिंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज. ठीक है, दैट्स वाई इट इज नोन एज पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट. In the late part, when plenty of hemoglobin appears, the mitosis stops. कहाँ पे स्टॉप हो रही है माइटोसिस, अगर क्वेश्चन आता है अभी जो AIPGT हुआ है उसमें भी, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल हेल्प यू कि माइटोसिस स्टॉप्स इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेट. साइज भी देखेंगे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से थोड़ा सा कम हो गया है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है. ठीक है, एंड सेल इज टेकिंग बोथ काइंड ऑफ स्टेन्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलीक्रोमैटोफिलिक. अब आया लेट स्टेट में. लेट स्टेट में क्या होता है कि उसका जो हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, एंड सेल्स आर ऑफ 7 to 10 माइक्रोन. सेल में से जो फालतू ऑर्गेनेल्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं एंड सेल का साइज अब कम होता जा रहा है. देखते जाइए आप, यानी काइंड ऑफ नॉर्मल आरबीसी की तरफ जा रही है. 7 to 10 माइक्रोन पहुंच चुकी है. माइटोसिस इज नॉट सीन. अब डिफरेंशिएट, अब जो मतलब जो उसका जो डिवीजन था वो नहीं हो रहा है, तो mitosis is not seen. Cytoplasm eosinophilic due to hemoglobin. These are also known as orthochromatic normoblast. Nucleus pycnotic. Nucleus का उतना फंक्शन नहीं रह गया है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, वो थोड़ा सा थिक और श्रंकन हो जाता है. दिस न्यूक्लियस इज नोन एज pycnotic न्यूक्लियस. अब यानी न्यूक्लियस बस बाहर निकलने ही वाला है, बेकार का हो गया, इसको बाहर निकालना है. तो जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ से बाहर निकलेगा, सेल जो होती है राउंड स्फीयर जो होती है वो थोड़ी चिपक जाएगी. ठीक है, सो दैट बिकम्स द बाइकॉनकेव सेल. सेल हो जाएगी बाइकॉनकेव. अब लेट से क्या हो जाएगा, नाउ इट्स गोइंग टुवर्ड्स द रेटिकुलोसाइट स्टेट. रेटिकुलोसाइट मीन्स दिस स्टेज इज रीच्ड व्हेन द लेट नॉर्मोब्लास्ट लूज देयर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई बाहर निकलते ही अब वो बन गया रेटिकुलोसाइट. ईस्नोफिलिक हीमोग्लोबिन है, ईओसिन स्टेन लेता है, एसिडिक स्टेन लेता है. बेसोफिलिक रेटिकुलम है, जो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज थे वो अब खत्म हो चुके हैं, तो काइंड ऑफ फाइबर जैसा दिखता है, रशेस रेटिकुलम टाइप का. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेटिकुलोसाइट, है ना. एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कंटिन्यूज. रेटिकुलोसाइट बन चुकी है, यानी एक आरबीसी बनने से जस्ट पहले की स्टेज को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट. जैसे ही अब ये सेल मैच्योर हुई, बाहर आ गई ब्लड में, तो इट इज नोन एज इराइथ्रोसाइट. सेल्स आर 7.2 माइक्रोन, जो आरबीसी का एकदम पर्टिकुलर जो साइज है वो मिल गया हमको. एंड फुल्ली ईओसिनोफिलिक बिकॉज हीमोग्लोबिन ही पूरा भरा हुआ है. नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, बाइकॉनकेव है, दैट इज द मैच्योर्ड आरबीसी. अब हमें इराइथ्रोसाइट मिल चुकी है. नीचे देखिए जो डायग्राम है, इस डायग्राम में पहले स्टेम सेल बड़ी थी, स्टेम सेल से थोड़ी छोटी हुई तो बन गई प्रोइराइथ्रोब्लास्ट. देन इट बिकम्स द अर्ली इराइथ्रोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें राइबोसोम सिंथेसिस चल रहा था, आरएनए ज़्यादा था इसलिए बेसोफिलिक थी. देन इंटरमीडिएट से चली गई लेट नॉर्मोब्लास्ट. देन अल्टीमेटली वहाँ से जो कि न्यूक्लियस जो है पिक्नोटिक हुआ, और वहाँ से लास्ट में जब न्यूक्लियस निकल गया इट बिकम्स द रेटिकुलोसाइट. एंड अल्टीमेटली जब सबसे लास्ट में देख रहे हैं बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड, न्यूक्लियस नहीं है, दैट इज द मैच्योर आरबीसी. अब बात करते हैं ये छोटा सा एक फिर से अगेन बिकॉज यू हैव टू रिवाइंड दिस. तो यहाँ पे प्रोइराइथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट क्यों बोला था, क्योंकि बिकॉज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई था. and orthochromatic erythroblast, then ultimately reticulocyte and then mature RBCs. यहाँ पे देखिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4.
डे 4 तक तो था, वो रहा, एंड जैसे ही न्यूक्लियस निकला तो डे 5 रेटिकुलोसाइट बन गया। रेटिकुलोसाइट बनने के बाद इट कम्स इनटू द सर्कुलेशन आ जाती है, एंड देन द लास्ट वन डे इट विल पास इट्स टाइम इनटू द सर्कुलेशन एंड विल मैच्योर इनटू द आरबीसीज। ठीक है, टोटल 7 days लगता है। आउट ऑफ 7 days यू कैन सी 1 to almost 4th day it becomes normoblast, एंड देन लास्ट का जो 5 और 6 days था उसमें रेटिकुलोसाइट रहा, एंड अल्टीमेटली 7वें दिन बन गया। तो इट्स टेक 7 days ओनली टू बिकम्स अ मैच्योर आरबीसी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पे दिखाया है फ्रॉम द डिफरेंट सीरीज। आप ऊपर देखेंगे दैट स्टेम सेल्स इज हैविंग 2 sites, वन इज माइलॉइड स्टेम सेल, वन इज लिम्फॉइड सीरीज। लिम्फॉइड वाला जा रहा है तो बना रहा है लिम्फोसाइट्स, एंड माइलॉइड सीरीज क्या बना रहा है, मोनोसाइट एंड द ग्रेनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। सबसे पहले आरबीसी बना दिख रहा है, इसमें एरिथ्रोसाइट्स हो गया है, एंड देन यू कैन सी द इस्नोफिल्स, द बेसोफिल एंड द न्यूट्रोफिल, ये बना, एंड प्लेटलेट बना एंड मोनोसाइट्स बना। मोनोसाइट्स अल्टीमेटली दे डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस। तो ये है इनका डेवलपमेंटल फ्लो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर erythropoiesis, influencing erythropoiesis? Different factors are required at different stages of erythropoiesis. These are as follows. Number 1, conversion of stem cells to progenitor cells occurs as per need of the body. जैसे जैसे बॉडी को नीड होती है वैसे ही स्टेम सेल्स वो प्रोजेनेटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड देन दे बिकम्स द कमिटेड स्टेम सेल्स। तो ये कैसे होती हैं ये आज तक कोई बहुत समझ नहीं पाया है। नोबडी इज हैज दिस मच ऑफ स्टडी, बट देयर आर सम एजम्पशंस। कैसे कि वहाँ पे जो लोकल हार्मोन्स होते हैं उनके अफेक्ट में आके वो कन्वर्जन होता है, या बॉडी को नीड है तो उस हिसाब से हार्मोन चेंज होता है। तो ऐसा करके वहाँ पे चेंजेस आते जाते हैं, एंड यू विल सी कि जो इंटरल्यूकिन 1, 6 and 3 एंड टी सेल्स वहाँ पे है वो काम कर रही हैं। द GM-CSF, द ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये फैक्टर है जो काम करता है वो सेल का कन्वर्जन कराने में, यानी स्टेम सेल को बोलता है भाई थोड़ा सा जग जाओ और कन्वर्ट हो जाओ इन द टू प्रोड्यूस द कमिटेड स्टेम सेल एंड प्रोड्यूस द मोर एंड मोर आरबीसीज, बिकॉज बॉडी नीड्स आरबीसीज। सो GM-CSF कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, वहाँ से निकलता है। एंड इट इज GM-CSF इज एक्टिंग एज एन लोकल हार्मोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स, यानी लोकल लेवल पे ही कुछ ऐसा सेल में आपस में बात होती है, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है बाहर बॉडी में, हमको आरबीसी ज़्यादा बनानी है, तो वहाँ पे लोकल हार्मोन निकलते हैं, बोलते हैं यार कमिटेड स्टेम सेल थोड़ा उठ जाओ भाई उठ जाओ, एंड देन यू जस्ट कन्वर्ट इनटू द कमिटेड स्टेम सेल्स। अल्टीमेटली वो जो सीरीज वाला प्रोजेनाइटर, देन इरेथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट एंड इरेथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड वेरी फास्ट। Committed stem cells are also regulated by individual growth inducer proteins, जैसे इंपॉर्टेंट है इराइथ्रोपोइटीन, इसको बोलते हैं EPO। इराइथ्रोपोइटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एट दिस लेवल, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है आयरन। आयरन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हमको मालूम है कि हीमोग्लोबिन बनने में हीम चाहिए और ग्लोबिन चाहिए। ग्लोबिन हो गया प्रोटीन से आ रहा है, अमीनो एसिड से आ रहा है, एंड हीम बनता है आयरन से। सो आयरन इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आयरन फ्रॉम ट्रांसफेरिन इज एंडोसाइटोज्ड बाय द नॉर्मोब्लास्ट। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आयरन इज स्टोर्ड एज ए फेरिटिन एंड आयरन इज ट्रांसपोर्टेड एज ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन जैसे जैसे उसको लेके जाता है तो वहाँ पे जो नॉर्मोब्लास्ट सेल होती है उसको एंडोसाइटोज कर लेती हैं और अंदर ले लेती हैं, एंड देन दे आर यूटिलाइजिंग दैट आयरन। और आता है इंपॉर्टेंट थिंग जिसको बोलते हैं हम लोग विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आयरन नहीं हुआ तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता है एंड सेल छोटी हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि माइक्रोसाइटिक सेल्स एनीमिया हो जाता है। ऐसे ही अगर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड नहीं है तो उसकी वजह से भी हम डिजीज हो जाती है एंड प्रॉपर ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता है।
दीज आर नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए होता है? थायमिन। थायमिन कहाँ से मिलता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट से। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि हमारा फोलिक एसिड है, जो कि हमारे ब्लड में रहता है। ठीक है, सो हमारा जो अल्टीमेटली एक लास्ट में जो सबसे इधर देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे आप लोग, तो उसमें लिखा है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, then this is converted into thymine and ultimately DNA is produced. So once DNA is produced, so this will help in the maturation of RBCs. ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इसी में हेल्प करता है हमारा विटामिन B12, जैसे कोबालामिन। कोबालामिन जो होता है वो जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का मिथाइल ग्रुप ले लेता है। ठीक है, एंड इट बिकम्स द मिथाइल कोबालामिन. So cobalamin is converted into methyl cobalamin and methyl tetrahydrofolate is converted into tetrahydrofolate which can be used for the DNA synthesis now. इसलिए जो मिथाइल ग्रुप लेना जरूरी था यहाँ से, तो मिथाइल ग्रुप इसने ले लिया एंड अल्टीमेटली अब यहाँ पे देखेंगे होमोसिस्टीन इज टेकिंग दिस मिथाइल अगेन फ्रॉम द कोबालामिन एंड इट इज बिकमिंग द मिथियोनिन. सो एक साइकिल जैसा चल रहा है, हमें मिथाइल यहाँ से अलग किया, वहाँ पे दिया, वहाँ से अलग किया, यहाँ हट गया, अल्टीमेटली हमें टेट्राहाइड्रोफोलेट मिलता जा रहा है एंड थायमिन मिलता जा रहा है एंड डीएनए बनता जा रहा है. अगर यही प्रोसेस ब्रेक हो जाए, देखिए अगर यहाँ पे विटामिन B12 हट जाए या फोलिक एसिड हट जाए तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमें वो प्रॉपर डीएनए नहीं मिलेगा. इसीलिए इफ देर इज अ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी होती है, द पर्सन विल हैव मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि वहाँ पे सेल्स का जो प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ और अलग होना था, वो चीज़ नहीं हो पाई, तो सेल बड़ी बड़ी रह जाती है. इट बिकम्स द बिग सेल्स, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं. इसीलिए सेल्स आर हैविंग बिग साइज, दैट्स व्हाई ब्लास्ट सेल्स आर बिगर इन साइज, दैट्स व्हाई नोन एज मेगेलोब्लास्टिक सेल्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस एनीमिया इज अकरिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया. अगर सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हो जाएगा, इसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, है ना. पर्नीशियस एनीमिया इसको नाम क्यों दिया? बिकॉज ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा से निकलता है. इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज द विटामिन B12. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेगा तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा एंड अल्टीमेटली देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया. यही बात आप देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलता है? सिक्रेटेड बाय ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो हमारा स्टमक है वहाँ की सेल्स निकालती हैं. वहाँ पे दो तरह की सेल्स होती हैं, ऑक्सिंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स एंड और पैप्टिक सेल्स बोलते हैं. चीफ सेल्स क्या निकालती है? पेप्सिनोजिन, है ना. और ऑक्सिंटिक सेल और पैराइटल सेल क्या निकालती हैं? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एनी डिजीज, या किसी का स्टमक बाहर निकाल दिया गया हो, तो क्या होगा? बिकॉज देर इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज डैमेज, तो देर विल बी नो दिस काइंड ऑफ ऑक्सिंटिक सेल्स, देर विल बी नो सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड अल्टीमेटली देर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. द पर्सन विल सफर फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया. देखिए कितना लिंक है कि स्टमक निकालने पे पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया. कैसे? क्योंकि IF नहीं हुआ, IF नहीं आया तो एक्सटेंसिव फैक्टर नहीं एब्जॉर्ब हो पाया एंड अल्टीमेटली पर्सन इज हैविंग अनमैच्योर्ड RBCs. उसका RBCs उतना मैच्योर नहीं है और पर्सन विल सफर फ्रॉम अनीमिया. अब बात करते हैं न्यूट्रिशियस डाइट की. सब लोग जानते हैं कि फॉर एनी सेल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स फॉर एवरी सेल, सो ऑल फॉर नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोपोइसिस ऑल्सो. कॉपर, इसमें हम लोग बात करेंगे. कॉपर इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम GIT एंड कोबाल्ट एंड निकल नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. विटामिन C इज रिक्वायर्ड फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन इन गट. आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C मस्त है. विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन. अभी हम लोग देख चुके हैं क्यों, क्योंकि DNA बनना था वहाँ पे, है ना, याद आ रहा है. विटामिन D जरूरी है, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट विल कॉज एनीमिया एंड रिकेट्स. ऐसे ही विटामिन E इट इज ऑल्सो नेसेसरी. इफ इट इज नॉट सफिशिएंट इट विल लीड्स टू एनीमिया एंड मैल न्यूट्रिशन, है ना. सो दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड एज ए न्यूट्रिशन डाइट फॉर
इरेथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट आता है जनरल हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स भी इसमें इफेक्ट डालते हैं, लाइक थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो नेसेसरी। जैसे नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नहीं रहेगा तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, तो किसी भी सेल की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, बोन मैरो डेवलप नहीं होगा, बोन डेवलप नहीं होगा, अल्टीमेटली द पर्सन विल सफर फ्रॉम ग्रोथ डिसऑर्डर्स, तो एनीमिया हो सकता है। थायरोक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, बिकॉज ये पूरी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कर रहा है, और ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन का बहुत ही वास्ट इफेक्ट है ऑन एवरी सेल। ये आप लोग पढ़ेंगे जब शायद पढ़ा चुका हूँ एंडोक्राइन में, ठीक है, या फिर से पढ़ा दूंगा, तो उसमें देखेंगे इसका बहुत वास्ट इफेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेज एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट्स इरेथ्रोपोइसिस। टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहा है, एस्ट्रोजन डिक्रीज कर रहा है इरेथ्रोपोइसिस को। इसीलिए मेल में देखते हैं कि बीइंग टेस्टोस्टेरोन द मेल आर हैविंग सम मोर आरबीसीज देन द फीमेल्स। अच्छा, बीइंग अ जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन, थायरोक्सिन, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन, एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस एट मैनी लेवल्स, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो है वो हर जगह लेवल पे, कई जगह पे, जैसे आरबीसी का मैचुरेशन हो गया वहाँ से, या बोन मैरो को बोलना है, तो बहुत सारे लेवल पे इसका इफेक्ट है। सो दैट्स वाई इन केसेस ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, द पर्सन विल हैव अल्टीमेटली पॉलीसाइथीमिया, यानी उसमें आरबीसीज ज़्यादा मिलेंगी ही मिलेंगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था हार्मोन, इसको बोलते हैं इराइथ्रोपोइटिन। इराइथ्रोपोइटिन होता क्या है? इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इराइथ्रोपोइटिक फैक्टर secreted by the hormone producing cells of the peritubular capillaries of the kidney and by perivenous hepatocytes in the liver। दो जगह से निकलना है, किडनी एंड थोड़ा बहुत लिवर से। जो ट्यूबुलर यानी ट्यूब्यूल के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के पास में देयर आर सर्टेन सेल्स विच सिक्रेटिंग द इराइथ्रोपोइटिन। एंड अगर आपने एग्जामिनर को बताया है कि फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इराइथ्रोपोइसिस, आपने प्रोटीन बोल दिया, विटामिन बोल दिया, आपने हार्मोन बोल दिया, अगर आपने दिस इराइथ्रोपोइटिन नहीं बोला है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड फॉर द इराइथ्रोपोइसिस। It acts on the erythropoietic sensitive committed stem cells and on the progenitor cells of the RBC series, leading to formation of mature erythrocytes। ठीक है, उसकी जो इराइथ्रोपोइटिन सेंसिटिव सेल होंगी उन्हीं पे काम करेगा, जनरल सी बात है। इराइथ्रोपोइटिन सिक्रीशन कहाँ से होता है वो तो मालूम पड़ गया हमको, किडनी और लिवर से। कहाँ से? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से और हेपेटोसाइट से। इराइथ्रोपोइटिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, याद रखिएगा, इराइथ्रोपोइटिन ईपीओ सिक्रीशन कब कब निकलता है? स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के आसपास जो सेल्स हैं उनको, है ना। इफ द पर्सन इज हैविंग हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है कि एनीमिक हाइपोक्सिया है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया है, तो वो लोग डिस्कस करेंगे। बट हाइपोक्सिया जब भी होगा, यानी लो ऑक्सीजन supply to the tissue level, then the person will have more erythropoietin secretion, ultimately वो स्टिमुलेट कर देता है। और क्या होगा? एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब भी वही है कि एनीमिया हो रहा है, यानी ब्लड सेल्स कम हो रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, वो एक काइंड ऑफ हाइपोक्सिया ही हो रहा है ना। लो ब्लड वॉल्यूम है, लंग डिजीज है, लो ब्लड प्रेशर है। सो इन ऑल दीज कंडीशंस द किडनी, द पेरिट्यूबुलर सेल्स के पास जो सेल्स थी, दे विल डिटेक्ट एंड दे विल सिक्रीट द this EPO, erythropoietin, and ultimately this EPO production and account at least partly for higher RBC testosterone, जो बता चुका हूँ आपको, वो तो EPO प्रोडक्शन में काम करता है। सो जब भी हाइपोक्सिया, एनीमिया, लो ब्लड वॉल्यूम, लंग डिजीज एंड लो ब्लड प्रेशर होगा तो EPO निकलेगा कहाँ से? किडनी के पास से, और वो निकल के कहाँ जाएगा? काम करेगा बोन मैरो के पास। बोन मैरो को बोलेगा भैया अल्टीमेटली जल्दी जल्दी आरबीसी बनाओ, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, यानी आरबीसी सेल्स और चाहिए, आरबीसी सेल्स और रहेंगी तो दे विल कैरी मोर एंड मोर ऑक्सीजन, एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन जब पहुंचेगी तो हाइपोक्सिया कम हो जाएगा, ठीक है, और पर्सन नॉर्मल हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द अल्टीमेट रीजन फॉर secretion of erythropoietin. Hypoxia leads to prostaglandin formation
विच इन टर्न स्टिमुलेट्स इराइथ्रोपोइटीन फॉर्मेशन। अब ईपीओ का एक्शन क्या है, क्या एक्शन करता क्या है? ईपीओ यानी इराइथ्रोपोइटीन एक्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स, यानी ईपीओ सेंसिटिव जो स्टेम सेल्स थी उन पे काम कर रहा है, स्टेज ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स अप टू द स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इट इज बिलीव्ड टू प्रिवेंट अपोप्टोसिस इन कमिटेड स्टेम सेल्स। सेल्स की स्पेलिंग गलत छप गई यहाँ पे, टाइपो मिस्टेक है। तो अपोप्टोसिस यू विल स्टडी इन द पैथोलॉजी सेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन क्या होता है, अपोप्टोसिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो सेल अपने आप मर जाती है, तो लेकिन मर ना जाए कमिटेड स्टेम सेल्स, इसलिए ये प्रिवेंट करता है अपोप्टोसिस को भी ईपीओ। ईपीओ इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज बाय, कैसे कर रहा है? नंबर 1, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ द डेवलपिंग सेल्स, हेल्प्स देम टू स्किप डिवीजन। जहाँ पे डिवीजन होने थे वहाँ पे स्किप करा दिया तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो हेल्पिंग देम टू स्किप डिवीजन। ऑल्सो एक्ट्स बाय एक्सेलरेटिंग सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को भी एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? बाय इंडक्शन ऑफ एंजाइम डेल्टा एएलए सिंथेटेज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हीमोग्लोबिन के लिए एंजाइम कौन सा जरूरी होता है, दैट इज डेल्टा एएलए सिंथेटेज। तो वो चाहिए और वो यहाँ पे हमें इंडक्शन करा देता है दिस ईपीओ। ईपीओ यानी इराइथ्रोपोइटीन जो मार्केट में मिलता है रिकम्बिनेंट, कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ऑफ रीनल फेलियर। जिस आदमी का किडनी खराब हो जाता है, यानी उसके पेरिटिबुलर जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे जो सेल्स थी, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इराइथ्रोपोइटीन, तो उसको बाहर से भी ईपीओ यानी इराइथ्रोपोइटीन देने पर उस पर्सन का एनीमिया ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया है कि वेन एवर देर इज इम्बैलेंस, देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ बिकॉज ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम हाइपोक्सिया यानी इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू लेवल, ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी काउंट, डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुंची, ये हो गया इम्बैलेंस, हाइपोक्सिया हो गया। सो क्या होगा, किडनी एंड लिवर विल स्टार्ट रिलीजिंग द इराइथ्रोपोइटीन। इराइथ्रोपोइटीन कहाँ निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा? इन द बोन मैरो। बोन मैरो में जाके बोन मैरो क्या बोलेगा, भैया हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो कैरियर है वो कौन है? आरबीसी सेल्स, उसको ज़्यादा बनाओ, है ना। तो दिस एनहांस द इराइथ्रोपोइसिस एंड इंक्रीजेस आरबीसी काउंट, एंड वंस द आरबीसी काउंट इज इंक्रीज यानी द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज sufficient now at that level, so it becomes the balance. ठीक है, so it is reaching to the homeostasis यानी नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, अब मैच्योर्ड आरबीसी लिव्स अप टू 120 days in a body and it is destroyed and replaced after that। हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब बात करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से ही। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कैन बी मेजर्ड बाई टैगिंग द आरबीसीज विद रेडियो एक्टिव क्रोमियम बाई इंक्यूबेटिंग विद सोडियम NaCr 51O4। ये रेडियो एक्टिव सोल्यूशन है, उसमें डाल के हम लोग बना देते हैं। रेफरेंसेस, these all these material has been taken from these books. You can follow these books and these books are very very authentic books। हम लोग सब में से देख सकते हैं, very important topics are there। And then do you have any question, then you can directly message to me or just comment box में comment कर दीजिएगा। and next session we will discuss about the fate of erythrocytes, यानी आरबीसी जब खत्म हो जाती है उसका क्या होता है, होता क्या है उसका आरबीसी का। तो fate of erythrocytes we will discuss in the next class, and till then thank you and study, enjoy the learning process। bye bye।